कल हल्का सा हो गया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक बार मैं पूरा रोड मैप आपको बता दूँ। आई होप आवाज़ जा रही है। गुड इवनिंग गंगा सर, तो कैसे हैं आप लोग? तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ईज़ी है, बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में एक जैसे ना मैं फ्रेमवर्क आपको बताता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडाइवल में भी बताया, तो सेम वैसे ही मैंने एक रोड मैप बनाया है, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा रोड मैप बनाया है, तो उसके थ्रू आपको समझाऊँगा। तो पहले एक बार पूरा देख लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में होता क्या है। ओके, तो पहले हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा क्या है शुरू से अंत तक, उसके बाद एक स्टेप नीचे जाएँगे और उसे डीपली समझेंगे कि उसमें और क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, शुरुआत होती है पैलियोलिथिक एज से, इसे कहते हैं ओल्ड एज मतलब कि पूरा पाषाण काल, फिर मेसोलिथिक एज आता है, इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है आपका नियोलिथिक एज यानी कि न्यू। फिर आता है कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक आपको लोग जानते हैं, सबसे पहले कॉपर की खोज हुई थी, मैंने बताया था आपको ट्रिक सीबीआई, कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रोंज एंड आयरन। तो आयरन की खोज बाद में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये इंडस नदी के किनारे है, इसीलिए इसे इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा वैदिक एज। वैदिक एज में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। इसके बाद हमने देखा जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब हुआ ये था, जब वैदिक एज में आप लोग जानते हैं संस्कृत वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, जो वहाँ के लोग थे कास्ट में डिवाइड होने लगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो वैश्य या शूद्र, तो शूद्रों के साथ गलत हो रहा था, तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन होता है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती है। उसके बाद शुरू होता है महाजनपदा। महाजनपद क्या होता है, इसमें 16 छोटे छोटे जनपद थे, जिसे महाजनपद कहते हैं, और ये कहाँ पे थे, जो नॉर्थ मतलब कि इंडिया में ही, ऐसे बेसिकली देख सकते हैं। तो इन 16 जनपद में सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो मगध था। तो मगध में सबसे पहले डायनेस्टी जो थी वो हर्यक डायनेस्टी थी, है ना। हर्यक डायनेस्टी में कौन कौन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था और उदयन था। तो ये हल्का सा इसके बारे में है। और अगर हम देखें इसके हर्यक डायनेस्टी में और क्या हुआ था, तो फिर ये थे, फिर शिशुनाग डायनेस्टी। जब हर्यक डायनेस्टी खत्म होता है तो शिशुनाग डायनेस्टी शुरू होता है, और इसके फाउंडर कौन थे, तो वो है आपके शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर है काल अशोक। ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो शिशुनाग डायनेस्टी हमने देखा। फिर इसी समय आपको एक चीज और पता होना चाहिए, इनके समय में सेकेंड सेकेंड क्या हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अभी मैं जैनिज्म बुद्धिज्म भी आपको बताऊंगा। सेम आपको पता है अजात शत्रु के समय क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, है ना। फिर आते हैं नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी में कौन था, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था महापद्मानंदा। महापद्मानंदा, और इन्हें एक टाइटल दिया जाता है, वो कौन सा टाइटल है, एकारात। फिर नंदा डायनेस्टी के बाद शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी। क्यों मौर्य डायनेस्टी क्या था, मौर्य डायनेस्टी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे, फिर अशोक आते हैं। तो इस तरीके से मौर्य डायनेस्टी भी हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी में क्या होता है, जो मौर्य डायनेस्टी था उसी के जो वो हेड थे, मतलब आर्मी में जो हेड थे, वो क्या करते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी का आखिरी किंग था उसका नाम था बृहदत्त, उसको असैसिनेट करते हैं, और ये खुद एक नई डायनेस्टी बनाते हैं, सुंगा डायनेस्टी। और वो कौन थे, पुष्यमित्र सुंगा। तो ये आपको याद रखना है, पुष्यमित्र सुंगा। इसके बाद शुरू होता है कनवा डायनेस्टी, और कनवा डायनेस्टी में कौन था, ये जो था सुंगा डायनेस्टी का जो आखिरी किंग था उसका नाम था देवभूत, उसको मार देता है, और वासुदेव कनवा जो है एक नया डायनेस्टी बनाता है, उसका नाम है कनवा डायनेस्टी। तो वासुदेव, तो कनवा डायनेस्टी। इसके बाद हमने देखा जो हम मगध, मगध आप लोग जानते हैं जो आज का बिहार है ना, वहां पे है। तो इसके बाद हमने देखा कि
आफ्टर कनवा डायनेस्टी क्या होता है, जो मगध की हिस्ट्री है वो ब्लैंक है, मतलब कि कोई उसके बारे में साक्ष्य वगैरह नहीं मिले। तो गुप्ता डायनेस्टी में अब डायरेक्ट इसके बाद जो यहाँ की हिस्ट्री शुरू होती है वो गुप्ता डायनेस्टी से शुरू होती है। फिर आते हैं, ये तो नॉर्थ इंडिया में था। अब कनवा डायनेस्टी के बाद क्या होता है, जो साउथ में सातवाहन का शासन चल रहा था। डेक्कन एरिया आप लोग जानते हैं, जो सेंट्रल वाला है और वेस्ट ईस्ट इंडिया वाला थोड़ा सा पोर्शन है ना, साउथ में। तो ये सातवाहन शुरू होता है। तो सातवाहन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। इन्हें ये आल्सो नोन है, इन्हें आंध्रा भी कहते हैं, आल्सो नोन एज आंध्रा, है ना। डेक्कन वाले पोर्शन में थे। इसमें और इम्पोर्टेंट किंग कौन कौन थे, कौन कौन थे इसमें, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलामाई, यजनाश्री सतकर्णी। हालांकि ये सब क्या थे, और मतलब देखा जाए तो ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, तो ये भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद शुरू होता है फॉरेन इन्वेजन, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, इंडिया में लोग आते कहाँ से थे। तो यहाँ पे एक पास है, उस पास का नाम आप लोग जानते होंगे, वो तो बताइए। एक पास है, तो इसी के थ्रू विदेशी लोग भी इंडिया में आते थे। अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था, तो अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते के थ्रू आया था। नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, ये पास है। और अलेक्जेंडर भी इसी के रास्ते थ्रू इंडिया आया था। और जब अलेक्जेंडर आया था ना, तो ये नंदा डायनेस्टी के समय आया था। एकदम सही है, चंचल जी ने एकदम सही बताया, खैबर पास। हिमालय तो बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, पास एक छोटा सा रास्ता होता है। पास क्या होता है, जो दो हिल्स के बीच में, दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उससे पास कहते हैं। तो वो खैबर पास था, इसी के थ्रू ये लोग इंडिया में आ जा रहे थे। अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था, तो वो इसी रास्ते के थ्रू आया था। तो पूरस, पूरस एक किंग है, आप लोग जानते हैं। अंबनी एक था, तक्षशिला, तो वो सबमिट कर देता, पूरस कहता है नहीं, वो उनसे युद्ध करता है लेकिन वो हार जाता है। ये बहुत, इस पे मूवी भी है, तो आप लोग जानते होंगे। तो अलेक्जेंडर, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर क्या है, सातवाहन डायनेस्टी शुरू होता है। कनवा के बाद सातवाहन हमने देखा। आईएसपीके, आईएसपीके क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं। आई मतलब होता है इंडो ग्रीक, ये एक ट्रिक है। जो फॉरेन ये लोग आए थे, फॉरेन इन्वेजन हुआ था, तो ये आईएसपीके है, इंडो ग्रीक पहले आए थे। फिर कौन आया, सिथियंस आया, है ना। फिर इसके बाद कौन आया, पार्थियन आया। फिर इसके बाद कौन आया, कुषाण। तो कुषाण वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के समय में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। आखिरी वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो इसी के समय हुआ था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग बताइए कौन उसमें किंग था जब चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। एकदम सही, गोल्ड क्वाइन मैंने आप लोग को बताया था, इंडो ग्रीक के समय सबसे पहले इसने गोल्ड क्वाइन लेके आया था। फिर आते हैं संगम एज। अब देख रहे हो आप, इस कनिष्क, एकदम सही बताया कोमल जी ने, है ना। अब संगम डायनेस्टी शुरू होता है। संगम डायनेस्टी, अब टाइम लाइन देखते जाओ। आईएसपीके आते हैं, ये फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी एडी तक था। अब इसी समय आप देखेंगे आईएसपीके इंडिया आते हैं। वाव, सुबलक्ष्मी जी ने बताया समूवत, ये भी सही है। फिर आते हैं संगम एज, तो ये 3 सेंचुरी से बीसी से लेके 2 सेंचुरी एडी तक संगम एज चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मगध में जो डायनेस्टी थी, कौन कौन थी, हर्यक डायनेस्टी, सिसु, नंदा, मौर्य, कनवा, शुंगा। तो इस तरीके से संगम में 3 डायनेस्टी थी, और तीनों डायनेस्टी का नाम क्या है, चोला, चेरा, पंड्या, है ना। संगम डायनेस्टी में 3 डायनेस्टी थी, चोला, चेरा, पंड्या। फिर इसके बाद क्या होता है, ये हम देख रहे हैं साउथ वाला। तो ये आप देख सकते हैं, आज का जो साउथ इंडिया है ना, ये केरला वाला जो है, यहाँ चेरा है, ये वाला आप देख रहे होंगे। फिर आप देखेंगे ये पंड्या है, और फिर ये चोला है ना। तो ये सारे हैं संगम एज में, ये 3 किंगडम थे। फिर आते हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, काफी फेमस है नॉर्थ इंडिया। अभी मैंने बताया कनवा के बाद जो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री मिलती है वो गुप्ता डायनेस्टी है। इसका फाउंडर था श्रीगुप्त घटोत्कच। फिर इसके बाद हमने देखा चंद्रगुप्त। कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद समुद्रगुप्त,
फिर इसके बाद कौन होता है? चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त। अच्छा आप लोग ये बताइए नालंदा किसने बनवाया था? गुप्ता डायनेस्टी में तो बना था। आप लोग ये बताइए नालंदा किसने बनवाया था? तो इस तरीके से हमने देखा। फिर क्या होता है? कुमारगुप्त, चंचल जी ने एकदम सही बताया, कुमारगुप्त जी ने बनवाया था। फिर इसके बाद क्या होता है? गुप्ता डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन होता है। और आप लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं कि कोई भी डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों होता है? डिक्लाइन वो तब होता है जब उसके जो रूलर होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जो अपकमिंग वाला जो रूलर था वो वीक था। और दूसरा रीजन होता है इन्वेजन। जो अदर होते हैं ना वो इन्वेजन, तो हुंस इन्वेजन शुरू हो गया था। और एक रीजन और था, यशोवर्मन जो था ना वो स्ट्रांग होने लगा था। मतलब कि जो दूर दूर के जो छोटे छोटे राजा हैं अगर वो स्ट्रांग होने लगेंगे तो भी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैंने बताया था आपको गुप्ता के बाद क्या होता है? हर्षवर्धन का शासन शुरू होता है। तो हर्षवर्धन के बारे में ये 41 ईयर थे। ये लास्ट हिंदू सबसे स्ट्रांग शासक था। अब हर्षवर्धन के बाद क्या होता? मैंने आपको बताया था मिडाइवल वाले हिस्ट्री वाले क्लास में कि इस्लाम, अब यहाँ से आप देखेंगे, ये टाइम लाइन देखो आप, 606 से 647 एडी। और आपको मैंने बताया था इस समय इस्लाम की स्थापना हुई थी। तो इस्लाम हमने देखा था। इसके बाद हमने बताया था राजपूत के बारे में। फिर मैंने बताया था ट्राइपर्टाइट वार के बारे में। फिर मैंने बताया था साउथ में, अगर साउथ की बात करें तो डेक्कन वाला, और साउथ इंडिया में पीसीआरसी डायनेस्टी शुरू हो गया था। तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो इस्लाम के बारे में मैंने क्या बताया था? प्रॉफेट मोहम्मद इसके फाउंडर थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में इंडिया आता है ना? कहाँ पे? सिंध को ये कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद महमूद आप गजनी आता है, ये सब लूटने के पर्पज से आते हैं। फिर मोहम्मद गोरी आया था, इसके समय में बैटल ऑफ तराइन हुआ था। आप लोग बताइए बैटल ऑफ तराइन किससे हुआ था और किस ईयर में हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। और इसके बाद क्या होता है? इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये इंडिया में छोड़ देता है और वहां से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने एंशिएंट से मिडाइवल को कनेक्ट कर दिया। एकदम सही बताया आप लोगों ने। फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान, ओके, आप लोगों को याद है 2 युद्ध हुए थे। पहला क्या हुआ? मोहम्मद घोरी हार गया, दूसरा वाला वो जीत गया। इसके बाद मैंने राजपूत के बारे में आपको बताया था। राजपूत आप लोग जानते हैं इनकी ओरिजिन अलग अलग तरीके से। फिर मैंने बताया था ट्राइपर्टाइट वार। आप लोग जानते हैं ट्राई मतलब 3 होता है। तो तीनों कौन थे? 3 लोगों के बीच में ये वार हुआ था। और विनर कौन बना था ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना? तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये जो वार हुआ था कन्नौज के लिए हो रहा था। कन्नौज के लिए ये सारा झगड़ा तीनों में हो रहा था। फिर आते हैं, ये तो नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। राजपूत आप लोग जानते हैं वेस्ट यानी जो गुजरात और राजस्थान वाला पोर्शन था। ट्राइपर्टाइट वार आप लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया और बंगाल वाला, जो पाला बंगाल थे, है ना? और ये गुर्जर प्रतिहार थे, इनके बीच ये सारा युद्ध हो रहा था। फिर आते हैं डेक्कन यानी साउथ इंडिया और डेक्कन वाले पोर्शन में कौन चल रहा था? पीसीआरसी। पीसीआरसी का मतलब क्या होता है? पल्लव, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एंड चोला। पल्लव, चोला, राष्ट्रकूट, चालुक्य, है ना? तो ये चोला ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं। चोला पहले होगा, यहाँ पे चोला रहेगा। तो और सबसे लास्ट में चालुक्य। चालुक्य वतापी, चालुक्य बादामी, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से फिर मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होता है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक ब्रीफली आपको एंशिएंट हिस्ट्री में सब कुछ बताया है। अब जैसे गुप्ता डायनेस्टी है ना, तो इसके सारे राजा को आपको सीक्वेंस में आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ। किस कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक है चांद, समुंदर, चांद, दोबारा, चांद समुंदर चांद दोबारा, कुमार अस्कंद हमारा। कुछ भी मतलब याद हो जाए, हमें तो ऐसे ही याद है। कुमार, कुमार
स्कंद हमारा। ओके, तो इस तरीके से आप चांद समुंदर चंद दोबारा, कुमार स्कंद हमारा। तो इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी के सभी राजाओं को आप याद कर सकते हैं। नालंदा किसने बनवाया? एक बार आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसका भी एक ऐसा ट्रिक है कि आप पूरी लाइफ कभी कंफ्यूज नहीं होने हो पाओगे। नाक, इसका ट्रिक है नाक। ना से नालंदा, क से कुमारगुप्त। तो ये भी ऐसे याद कर लो आप, तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आते हैं, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा, जैसे कि मगध में इतने सारे डायनेस्टी थे, तो मगध के सारे डायनेस्टी को कैसे याद करें? तो इसका ट्रिक है, हर शिशु नंद, हर शिशु नंद मौर्य सुनकर, हर शिशु नंद मौर्य सुनकर कांपता है ना? तो देखिए ऐसे इसको याद कर सकते हैं। हर मतलब हर्यक डायनेस्टी, शिशु डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, फिर क्या है सुंगा डायनेस्टी, फिर कनवा डायनेस्टी। तो हो गया हर शिशुनंद मौर्य सुनकर कांपता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मगध के सारे डायनेस्टी को हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा क्लास है आज का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कैसे पता चलता है? इंस्क्रिप्शन, न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों से। गोल्ड कॉइन मैंने बताया था आपको, इंडो ग्रीक ने शुरू किया था। सबसे ज्यादा किसने शुरू किया था? तो कुषाण थे। इसके बाद हमने लिटरेचर बताया था, तो लिटरेचर के थ्रू इंडियन, फॉरेनर। फिर हमने देखा इंडिया में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बताया था पैलियोलिथिक क्या होता है। पैलियोलिथिक में मैंने बताया था आग की खोज हुई। फिर मैंने बताया क्लाइमेट बहुत कोल्ड था। मेसोलिथिक में बताया क्लाइमेट वार्म हो गया। डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। हंटरिंग लोग करते थे लेकिन एक जगह पे नहीं रहते थे। नियोलिथिक में क्या हुआ? पहिए की खोज हुआ, लोग एग्रीकल्चर करने लगे। अब आप एग्रीकल्चर करो तो एग्रीकल्चर एक दिन में तो होता नहीं है। ओके, सबके नाम हिंदी में, ठीक है। मैं जब नोट शेयर करूंगा ना, तो सबके नाम आपको हिंदी में लिख के दे दूंगा। तो एग्रीकल्चर हो गया। अब सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर एक दिन में तो होता नहीं है, 6-6 महीने लग जाते हैं। तो आपको एक जगह पे रहना होगा, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल शुरू हो गया, लोग घर बना के एक जगह पे रहने लगे। कैल्कोलिथिक, सबसे पहले कॉपर का, किस मेटल का यूज हुआ था? तो कॉपर का। इसका ट्रिक है सीबीआई, सबसे पहले कॉपर, ब्रॉन्ज, फिर आयरन। फिर हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है? इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदारो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये कौन करता है? इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। और उस समय ये डिस्कवरी कैसे हुआ था? जब रेलवे की खुदाई हो रही थी, तब जाके धीरे धीरे अंग्रेजों के समय में पता चला। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स होते हैं, जैसे साइट्स जहाँ कहाँ पे क्या पाया जा रहा है, तो उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूछ लेता है कि सबसे नॉर्थ में कौन है, सबसे साउथ में कौन है। तो सबसे नॉर्थ में आप देखेंगे कि ये मंदा है। सबसे साउथ में देखेंगे आप दैमाबाद है। सबसे वेस्ट में देखेंगे आप आलमगीर है। और सबसे ईस्ट में आलमगीर। और सबसे वेस्ट में सुतका डोर है आपका। तो ये मैंने चारों आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। फिर हमने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें सिस्टम क्या था, लोग कैसे रहते थे, सोसाइटी कैसे थी, औरतों की क्या कंडीशन थी। तो उस समय सोसाइटी जो थी ना, 2 पार्ट में डिवाइड थी। मतलब कि जो टाउन था 2 तरीके से डिवाइड था। एक सिटाडल था और दूसरा क्या था? लोअर टाउन। सिटाडल में ग्रीनरी होता था, ये हाई पोडियम पे होता था, ऊंचे स्थान पे, ताकि फ्लड वगैरह आए तो पानी से नुकसान ना हो। ये पहली बार अर्बनाइजेशन इंडिया में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सैनिटेशन बहुत अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम कवर था। आज भी आप देखोगे नालियां ढकी नहीं होती, लेकिन उसमें नालियां ढकी हुई थी। सन फेसिंग, ईंटों का साइज सेम था, एक ग्रिड में सारी चीजें बनी हुई थी। औरतों का पोजीशन गुड पोजीशन, मतलब कि अच्छी पोजीशन थी, रेस्पेक्टफुल पोजीशन थी। लोग डोमेस्टिकेट, मतलब कि एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन उसमें हॉर्स इंडिया में नहीं है। इंडिया में हॉर्स नहीं था पहले।
फिर एग्रीकल्चर होता था, व्हीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें लोग करते थे। ट्रेड होता था, अदर सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया जो आज का इराक, ईरान है, वहाँ से लोग ट्रेड वगैरह करते थे। उस समय कोई मंदिर वगैरह नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जानवरों का पूजा करते थे, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनकी पूजा करते थे। लोग उसमें हैंडीक्राफ्ट तो आर्ट क्राफ्ट भी करते थे, जैसे ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है डांसिंग गर्ल, है ना? तो ये सारे पशुपतिनाथ सील भी इस समय सब मिला हुआ है, कहाँ पे? ये सब मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ था। लोग बरियल भी करते थे, क्रीमेशन भी करते थे, मतलब कि उनको ज़मीन के अंदर पेयर में भी करते थे, तो इस तरीके से था। इम्पोर्टेंट साइट्स पूछ लेता है, जैसे कि लोथल और धोलावीरा, ये दोनों गुजरात में है। लोथल और धोलावीरा कहाँ है? दोनों गुजरात में है। इन दोनों में सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है और जहाँ कन्फ्यूजन होता है, वो एग्ज़ामिनर के लिए क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लोथल जो है ना, ये डॉकयार्ड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे जो पानी की जहाजें होती है ना, जहाँ पे वो आके रुकती हैं, तो ये ट्रेड पानी की जहाज कहाँ रुकेगी? जहाँ ट्रेड होता है, तो एक ट्रेडिंग पोर्ट था लोथल। पट्टन एकदम सही बताया आपने। और धोलावीरा किस लिए जाना जाता है? रिजर्वायर के लिए। यहाँ वाटर को रिजर्वायर किया जाता था, ड्रेनेज सिस्टम के लिए धोलावीरा जाना जाता है। और आप गुजरात के बारे में एक हल्का सा बता दूं, ये गुजरात जो होता है ना, ऐसे है, तो इसे गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं, इसे गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। तो ये गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये पोजीशन है। तो एक कच्छ में है, एक यहाँ खंबात में है। फिर आती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी ये हरियाणा में है और ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अभी के समय में ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ओके। फिर कालीबंगन की बात बात करें तो ये राजस्थान में है और यहाँ पे जीते हुए खेत की साक्ष्य मिले हैं, फायर अल्टर के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड कहते हैं। यहाँ पे ग्रेट बाथ यानी कि डिवाइन मतलब कि सीक्रेट, यहाँ पे बात होता था, नहाते थे लोग। और यहीं पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मिला है। हड़प्पा तो आप लोग जानते हैं, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड, और इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। जो भी चीज पहली बार होती है उसी पे नाम हो जाता है। और ये कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है। तो इसको आप कैसे याद करोगे? आप देखोगे हड़प्पा में ही रॉ है, तो रॉ से रवि नदी, तो हड़प्पा जो है वो रवि नदी के किनारे है। और रवि नदी आप लोग जानते ही हैं, जो इंडिया का जो हिमालय वाला पोर्शन है ना, यहीं पे सारी नदी है। तो इंडस, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, तो ये 5 नदियां हैं यहाँ पे। तो इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रीटी हुआ था वो भी आप लोग जानते हैं, 1960 में हुआ था। इसी 3-3 रिवर डिवाइड कर लिए थे, है ना? तो ये भी सब ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। आलमगीरपुर ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपका यूपी में एग्जाम है, तो ये मेरठ में है। तो ये मेरठ में है। और कौन से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे रोपर, ये कहाँ? पंजाब में है। कोट दिल्ली कहाँ पे है? ये सिंध में है। ये इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके बाद शुरू होता है वैदिक एज। और वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो अर्ली जो वैदिक है इसे ऋग वैदिक एज कहते हैं। अब इस एज के बारे में हमें कैसे पता चलता है? इसको सोर्सेस है, जैसे ऋग्वेदा है, उपनिषद है और पुराण है। आप सबको पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों वेद में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में क्या है? प्रेयर्स है, हिम्स है। सामवेद में क्या है? म्यूजिक है, चैंट्स है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ, रिचुअल, रिलीजियस प्रैक्टिस। अथर्ववेद में क्या है? जो भी इविल्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें इसमें है। और गायत्री मंत्र, एकदम कोमल जी ने बताया, गायत्री मंत्र किसमें है? तो ये ऋग्वेदा में है। पर यहाँ पे एक चीज और पूछता है गायत्री मंत्र के बारे में, जो आप सभी को आना चाहिए। ऋग्वेदा के किस मंडल में है? अगर किसी को पता हो तो बताइए। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेदा के किस उसमें है, मंडल में है? तो ये गायत्री 3rd मंडल। कोमल जी ने 9 बताया। नहीं नहीं नहीं, ये जो आपका है गायत्री मंत्र जो है 3rd। अच्छा, टोटल कितने मंडल है ऋग्वेदा में? टोटल कितने मंडल है, किसी को पता है? 10। कोमल जी ने एकदम से बताया, चंचल जी ने बताया 10 मंडल है। तो ये सारी चीजें हमने देखा अर्ली वैदिक के सोर्सेस के बारे में। ऋग्वेद, सामवेद, यहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी? तो सोशल लाइफ, जो ट्राइबल थे ना, उन्हें जना कहा जाता था। और इसमें सोसाइटी कैसी थी?
पैट्रियार्कल सोसाइटी आप देख सकते हैं, जो भी फीमेल लोग हैं, ये इतिहास काल से ही पैट्रियार्की चलती चलती आ रही है। हालाँकि ये गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक अच्छी बात ये है कि औरतों का पोजीशन इसमें अच्छा था, गुड पोजीशन था, रिस्पेक्टफुल पोजीशन था इस समय। इसमें जो वर्ण सिस्टम था ना, वर्ण सिस्टम जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये इसके बारे में चलता है। हाँ, तो ये अब इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ था? जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, पुरुषा सूक्त है, उसमें इसका ओरिजिन है। और इस समय जो अर्ली वैदिक था और लेटर वैदिक था, तो जो 4 वर्ण थे ना, वो क्लास के हिसाब से थे, ना कि कास्ट के हिसाब से। मतलब ये कि क्लास था। अगर आप चाहें तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं था कि जो ब्राह्मण है वो ये काम करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, शूद्र ये, वैश्य ये। आप कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन लेटर क्या होता है, धीरे-धीरे लोगों की हैबिट बन गई और उसको वो कास्ट में कन्वर्ट कर दिए। इस समय फैमिली को क्या बोलते थे? कुल बोलते थे। फैमिली को कुल बोला जाता था इस समय। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए आप, इस समय की इकोनॉमी कैसी थी? अर्ली वैदिक यानी कि ऋग वैदिक एज की इकोनॉमी जो थी, वो पास्टोरल लाइफ थी। पास्टोरल लाइफ क्या होता है? लोग जानवर चराते थे, कैटल ब्रीडिंग था। लोग जानवरों को चराते थे। आज भी आप देखेंगे बहुत गाँव में लोग जानवरों को चराते हैं गाँव में, मतलब घास-वास चराते हैं। और एग्रीकल्चर उसमें क्या था? सेकेंडरी था। लेकिन जब आप लेटर वैदिक जाओगे तो इसका उल्टा हो जाता है। उस समय क्या हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर था वो प्राइमरी हो जाएगा, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। इस समय ऋग वैदिक एज में क्या था, कॉइन्स नहीं था, सिक्के नहीं थे, पैसे नहीं थे। अब आप ये बताओ ट्रेड कैसे होगा? तो उसमें बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम आप लोग जानते हैं, तुम्हारे पास आज भी होता है, तुम्हारे पास आलू है, मेरे पास टमाटर है, तो तुम मुझे आलू दे दो, मैं तुम्हें टमाटर दे देता हूँ। तो सामान का एक्सचेंज हो रहा था। आपको एक चीज़ और है, क्वेश्चन बहुत पूछता है इसलिए मैंने लिखा है, जो अर्ली वैदिक था ना उसमें आयरन की खोज नहीं हुई थी। ये लेटर वैदिक में हुआ था। तो आयरन कब आया था? लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक में क्या था? कॉपर था और क्या था? ब्रॉन्ज था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें, बार्टर सिस्टम, है ना? फिर इसके बाद हम देखेंगे काऊ। अर्ली वैदिक एज में ना काऊ को बहुत इंपॉर्टेंट किया जाता था। जो गौपति था ना, गौपति को प्रोटेक्टर ऑफ काऊ कहते थे। और इस समय आप गाय को खाना ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, मतलब गाय को आप खा भी नहीं सकते हो। अब आते हैं रिलीजन के ऊपर। इस समय रिलीजन कैसा था? तो रिलीजन इसमें क्या था कि लोग, मतलब कि इस समय भी उस तरीके से कोई रिलीजन नहीं था। तो लोग क्या करते थे? वरुण, इंद्र, अग्नि, अग्नि इन सब सारी चीज़ों की पूजा करते थे। अग्नि हालाँकि इस समय भी होता है। जैसे वरुण हो गया, पृथ्वी की, तो अलग-अलग इन सब पुरंदर बोलते हैं, जो इंद्र होते हैं ना उन्हें पुरंदर, थंडर स्टॉर्म इन सारी चीज़ों की पूजा होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा अर्ली वैदिक के बारे में। अब आते हैं लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में क्या होता है, हम जो है अभी हम कहाँ थे? इधर थे। अब हमारा इधर की ओर हम कन्वर्जन करना शुरू कर देते हैं। अब हम किधर जाना शुरू कर देते हैं? सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, मतलब कि ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया की ओर हम मूवमेंट शुरू कर देते हैं। लेटर वैदिक में हम सिंपल सी बात है, इंसान एक जगह पे तो रहेगा नहीं, मूवमेंट करता रहेगा। तो अब हम इधर की साउथ की ओर और ईस्ट की ओर जाना शुरू करते हैं। और लेटर वैदिक में जो सिविलाइजेशन है, ये मुख्य रूप से कहाँ पे आ जाता है? गंगा यमुना वाला जो दोआब है, वहाँ पे इनका मेन सेंटर बन जाता है। यहाँ पे अपना एक घराना बना लेते हैं। दोआब आप लोग जानते हैं, 2 नदियों के बीच वाला जो फर्टाइल लैंड होता है उसे दोआब कहते हैं। ये तुम कहाँ होता है? ईस्टवर्ड और साउथवर्ड की ओर मूव करते हैं। आयरन इस समय यूज़ होना शुरू हो गया था। इस समय की सोशल लाइफ कैसी थी? तो सोशल लाइफ क्या था? औरतों का पोजीशन यहाँ से कम होने लगा। औरतों का जो रिस्पेक्ट है वो कम होने लगा। और अगर हम बात करें, इनको सभा से एक्सक्लूड किया जाने लगा। जो सभा वगैरह होता था पहले अर्ली वैदिक में क्या था कि औरतें पार्टिसिपेट करती थी, पर लेटर वैदिक में क्या होता है, इन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं। और आश्रम सिस्टम शुरू होता है लेटर वैदिक में। आश्रम सिस्टम क्या होता है? ब्रह्मचर्य, जो आपकी पूरी लाइफ है, आपकी पूरी लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये किसमें लिखा है? जबल उपनिषद है। तो जबल उपनिषद में ये 4 आश्रम सिस्टम है।
बाकी आप लोग जानते हैं ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यास ले लो। और आयरन के हथियार बनाना शुरू हो गया था क्योंकि आयरन आ गया था। इसमें इकोनॉमी कैसे थी? तो एग्रीकल्चर आपका मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाते हैं। इसमें मूर्ति पूजा शुरू हो गया। आप देख रहे हो कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे-धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। मूर्ति पूजा का सम एविडेंस मिला है और एक चीज़ नया काम शुरू हो जाता है, जो कैटल्स होते हैं ना जानवर, उनकी सैक्रिफाइस करना ये लोग शुरू कर दिए। और किंग जो था ना, किंग लोगों को खुश करने के लिए राजा सूया करता था और क्या करता था हार्स अश्वमेधा करता था। अश्वमेधा में क्या होता था कि जो उसका हॉर्स होता था ना उसे खुला छोड़ देता था और जहां तक वो भागेगा उतना लैंड राजा का हो जाएगा और जो उसे इंटरप्ट करेगा, जो रोकेगा उसको, उसे राजा से फाइट करना होगा। वाजपेयी क्या था, ये चैरियट रेस था, जो राजा का रथ था ना उसका रेस होता था। तो इस तरीके से आप देखिए अर्ली वैदिक लेटर वैदिक तक हम आ चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, जब जब अन्याय होता है तो कोई ना कोई अवतार लेता है और ये लोग अन्याय बहुत करने लगे थे। कैटल आप सैक्रिफाइस करोगे, जानवरों को मारोगे, आप जो शूद्रा है उनके साथ गलत करोगे, अन्याय करोगे, आप ये करोगे कि संस्कृत में सारी चीजें करोगे जो आम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो क्या होगा? कोई ना कोई तो आएगा बचाने के लिए। तो दो लोगों का जन्म होता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। कौन थे? गौतम बुद्धा और महावीर। ये लोग क्या करते हैं, जैसे वन सिस्टम आप लोग जानते ही हैं, एग्रीकल्चर, ये सारे बहुत सारे रीजन इन दोनों को ही आने के पीछे। अब हम देखेंगे ये दोनों क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। तो गौतम बुद्धा जी के बारे में हल्का सा देखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था 567 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और क्या होता है, एक सेकेंड। अच्छा आप लोग बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, विजिबल है कि नहीं है? इनका जन्म होता है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आप लोग जानते हैं जो कपिल वस्तु है ना, कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम था सुद्धोधना। ये शक क्लैन में थे, है ना? एकदम सही बताया राजकुमार जी ने, नेपाल में। फिर इसके बाद क्या होता है, इनकी मम्मी जो थी ना, जैसे ही इनका जन्म होता है इनकी मम्मी का डेथ हो जाता है, मतलब जन्म देख के वो मर जाती है। फिर 16 साल की एज में क्या होता है, इनकी शादी होती है और शादी किससे होता है? यशोधरा से इनकी शादी होती है और इनका एक बेटा होता है, उनके बेटे का नाम था राहुल, है ना? ये क्या होता है, जब इनका जन्म होता है तो पंडित बोलता है कि ये भाई या तो बहुत अच्छा राजा बनेगा या तो ये संसार को त्याग के धर्म गुरु बन जाएगा। इसीलिए इनके पापा डर जाते हैं और इन्हें बाहर की दुनिया से एकदम अलग रखते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं नेचर में, हर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। बट आप किसी को घर में कब तक कैद करके रखोगे? तो एक दिन बेचारे को बाहर जाने का मौका मिलता है। तो अपने रथ यानी अपने सारथी के साथ बाहर जा रहे थे, तभी इनके साथ कुछ घटना होती है और वहीं से इनका परिवर्तन शुरू हो जाता है। और वो क्या देखते हैं, एक ओल्ड मैन को देखते हैं, बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, लाश को देखते हैं और एक साधु संत को देखते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो इनको पता भी नहीं था कि इंसान बुढ़ा भी होता है। इन्हें ये तक नहीं पता था कि लोग मरते भी हैं। तो ये सब देख के ये एकदम परिवर्तित हो गए और इन्होंने क्या किया, 19 साल की एज में अपने घर को त्याग दिया। जब इन्होंने अपने घर को त्यागा तो 7 साल तक बेचारे वॉन्डरिंग करते रहे, इधर-उधर भटकते रहे, जंगलों में, नदियों में। शरीर सूख के इतना पतला हो गया था, इनके शरीर में जान तक नहीं बचा था, क्योंकि ये ज्ञान को बाहर की दुनिया में खोज रहे थे। फिर क्या होता है, बोध गया वृक्ष के नीचे बैठते हैं और तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। एनलाइटनमेंट कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधि ट्री के नीचे प्राप्त हुआ था और बोध गया ट्री 35 साल की एज में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर इन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला उपदेश ये 40 साल की उम्र में देते हैं और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। जब उपदेश दिया था तो उस समय हर एक इनके लाइफ का एक सिंबल है, तो वो क्या है? पहिया है, व्हील है। उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, राजकुमार जी बोध गया में हैं। अच्छा मैं तो कई बार सोचा जाने का लेकिन कभी जा ही नहीं पाया। फिर बेचारे इनकी डेथ हो जाती है 80 साल की उम्र में और डेथ कहाँ होता है? कुशीनगर में।
और जब इनका डेथ हुआ था ना, तो उसका सिंबल है स्तूप। और स्तूप कहाँ पे है? ये स्तूप जो है कुशीनगर में। और ये क्या है, इससे क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। मतलब कि जो मरे थे उसे महापरिनिर्वाण, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे कहते हैं निर्वाण। और जो पहला स्पीच दिया था उसे कहे धर्म चक्र परिवर्तन, है ना? तो इतनी सारी चीजें। इनके कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य हैं, जैसे सिरिपुत्र, मोगलीपुत्र, किस्सा, कसप्पा, उपाली, इनके इंपॉर्टेंट शिष्य हैं। कौन-कौन से राजा ने इनको एक्सेप्ट किया? तो आप लोग जानते हैं, प्रसेनजीत, आप कोसला, बिंबिसार, अजातशत्रु और मगध, ये सारे किंग थे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धा जी ने कौन-कौन से जगह को विजिट किया था? तो आप लोग जानते हैं, बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा और पाटलिपुत्र। तो इतने सारे जगह है जहाँ पे बुद्धा जी हमेशा विजिट किए। अब आते हैं बुद्धा जी की टीचिंग। तो बुद्धा जी ने 4 नोबल ट्रुथ दिए। आप लोग इसे समझना, ये आज भी पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है। इन्होंने बोला, दुःख समुदाय, निरोध और मग्गा। मतलब कि संसार में दुःख ही दुःख है, और इसका सिर्फ दुःख होने के पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है डिज़ायर, इंसान की इच्छा। और अगर इस दुःख से तुम्हें मुक्ति पाना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? 8 फोल्ड पाथ इन्होंने दिया था। क्या है? अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये सारे काम आप अच्छे काम करो, अच्छी कोशिश करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी लाइफ जियो, तो आप देखोगे कि आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा जाओगे। अब आते हैं इनके डॉक्ट्रिन के ऊपर। डॉक्ट्रिन मतलब इन्होंने क्या सिद्धांत दिए। तो ये आत्मा को नहीं मानते थे। गौतम बुद्धा जो थे, ये आत्मा को नहीं मानते थे, और ये वर्ण सिस्टम को भी नहीं मानते थे। ये कर्मा को मानते थे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल होगा। ये मिडल पाथ को मानते हैं, मतलब बीच के रास्ता अपनाओ। ये आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि आप अगर अच्छा काम, मतलब ये मानते थे कि पुनर्जन्म तो होता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज पे। इनका जो लिटरेचर था ना, लिटरेचर क्या था? पाली लैंग्वेज, ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने परसों टेलीग्राम में भेजा था क्लासिकल लैंग्वेज। और क्लासिकल लैंग्वेज में पाली और प्रकृति दोनों ऐड किए गए हैं। तो पाली किसका था? गौतम बुद्ध यानी कि बुद्धिज्म का था। और प्रकृत किसका था? वो जैनिज्म का था। तो पाली लैंग्वेज। इन्होंने 3 पिटक दिए थे। कौन-कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? जो भी इन्होंने सरमन यानी जो भी उपदेश दिए थे, वो सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये विनय पिटक में है। और इनकी जितनी फिलॉसफी है, वो सारे अभिधम्म पिटक में है। अब एक चीज बताइए, क्या बुद्धिज्म को सिर्फ मेल ही एडॉप्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फीमेल भी? आप लोग बताइए, क्या मेल फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं? बोथ। एकदम चंचल जी ने एकदम सही बताया। इससे जो स्प्रेड हो रहा था बुद्धिज्म ना, ये भिक्षु और उपासक 2 लोग थे, भिक्षु और उपासक। और मेल फीमेल दोनों इसे ज्वाइन कर सकते थे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां से क्वेश्चन पूछता है। यही सबसे अब तक तो मैं आपको कहानी बता रहा था। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुए थे। 4 काउंसिल हुए थे, 1, 2, 3, 4। वो कहाँ-कहाँ हुए थे वो इम्पोर्टेंट है, कौन किंग था वो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे हम। पहला वाला जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था, और किसके समय हुआ था? राजगृह। राजगृह में हुआ था, और उसमें किंग कौन था? अजातशत्रु था, है ना? दूसरा वाला जो हुआ था वैशाली में हुआ था, और ये किसके समय हुआ था? काल अशोक जी के समय में हुआ था। आपको याद आ रहा है? हर शिशु नंद मौर्य सुनकर काँपता है। तो हर एक डायनेस्टी, शिशु डायनेस्टी, तो शिशु डायनेस्टी के थे काल अशोक। फिर तीसरा होता है पाटलिपुत्र, और अशोका जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो ये अशोका के समय हुआ था। और चौथा हुआ था कनिष्का के समय में, कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में एक जम्मू कश्मीर में गाँव है, वहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम शुरू होता है। चौथा वाला जो हुआ था ना, यहाँ पे दिक्कत होता है। कैसे होता है? यहाँ पर जो बुद्धिज्म था ना, ये वाला जो काउंसिल हुआ था, वो संस्कृत में हुआ था। और आप लोग देखो, किसी भी चीज़ का ओरिजिन किस आधार पे हुआ, और आप बदल दिए तो वहाँ से पतन शुरू हो जाता है। यही सब बुद्धिज्म का पतन शुरू हो गया था। कैसे?
ये संस्कृत में कर दिए। और कौन था? अश्वघोष था। तो ये संस्कृत में करते हैं, सारा डेलिब्रेशन संस्कृत में होता है। और यहीं से क्या होता है, जो बुद्धिज्म था 2 पार्ट में बँट जाता है। कौन-कौन सा आप लोग कमेंट में बताइए बुद्धिज्म के? हीनयान, महायान। कोमल जी ने एकदम सही बताया। हीनयान और महायान। तो इसके बारे में हम देखेंगे, हीनयान और महायान क्या था? जो हीनयान था ना, ये ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ये चेंजेस नहीं, मतलब कि जो है वैसे है। ये बुद्ध जी को ना भगवान नहीं मानते थे। बुद्धा को ये भगवान नहीं मानते थे। उनको नॉर्मल जैसे एक इंसान है, इंसान के तरीके से मानते थे। और इनका जो लैंग्वेज था वो पाली लैंग्वेज था। मैंने बताया ना ऑर्थोडॉक्स थे। ये चेंजेस को नहीं मानते हैं। जो महायान था ना, ये एक नया एलिमेंट बन गया, न्यू एलिमेंट बना और ये बुद्धा को भगवान मानने लगे। और कांसेप्ट ऑफ बोधिसत्व यहीं से आया। बोधिसत्व वाला कांसेप्ट यहीं से आया। मतलब कि बुद्धा के कई सारे अवतार हैं, मूर्ति पूजा होने लगा। बताओ, जो इंसान जिसका विरोध किया तुम वही करने लगे। तो मूर्ति पूजा यहाँ से होने लगा। और ये लोग संस्कृत में करने लगे। इनका लैंग्वेज पाली है। हीन देखो आप कैसे याद करोगे, मैंने कैसे याद किया। आप गाँव में बोलते हैं कि हीन भावना से देख रहा है। मतलब कि बुद्धा को हीन मतलब कि आम इंसान की नज़र से देखते थे। महायान महान मानते थे, भगवान मानते थे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना? फिर इसमें कई सारी चीज़ें हैं वो आपके इम्पोर्टेंट का नहीं है, तो बस इतना ही आपको ये हमने देखा बुद्ध जी के बारे में। अब हम आते हैं जैनिज़्म के बारे में यानी कि महावीर जी के बारे में। इनके इनका जो एक फिलॉसफी है वो याद रखना आपको, अनेकांतवाद। जो महावीर जैनिज्म है ना, ये अनेकांतवाद की फिलॉसफी है। आप लोग स्टोरी सुने होंगे, 4 अंधे थे, एक हाथी का पैर पकड़ता है, एक कान पकड़ता है और सब अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं, पर है तो एक ही चीज़। तो मतलब कि आप भले ही व्याख्या अलग करो पर चीज़ एक ही है, तो ये अनेकांतवाद। तो इनकी शुरुआत होती है 539-467 बीसी के समय में। और जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, जिसे अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो इसमें 24 तीर्थंकर है। कितने हैं? 24। और सबसे पहले वाले हैं ऋषभनाथ आदिनाथ। और महावीर कौन नंबर पे थे? ये 24 नंबर पे थे। इनका जन्म होता है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ पे है? ये वैशाली में है ना? वैशाली में कुंडलग्राम में इनका जन्म होता है। ये भी सेम गौतम बुद्धा की तरह थे। जब ये 30 साल के हुए ना, तो घर से निकल गए, घर को त्याग दिया और 12 साल तक ये बेचारे वॉन्डरिंग करते रहे, इधर-उधर घूमते रहे, ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। फाइनली क्या होता है, इन्हें 13 साल के तपस्या के पास बाद केवल्या की ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे बुद्धिज्म में क्या बोलते थे कि उन्हें निर्वाण मिल गया, तो यहाँ केवल्या बोलते हैं। और यहाँ से ये महावीर नहीं, ये जीना बन गए। फिर ये 30 साल तक स्पीच देते हैं। 72 साल की एज में क्या होता है, इनका पावागिरी में इनकी मतलब कि एक्सपायर हो जाते हैं। इनकी टीचिंग के बारे में देख लेते हैं। इनके 3 इंपॉर्टेंट टीचिंग है, त्राई रत्ना कहते हैं। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। मतलब कि आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपके पास ज्ञान सही हो और आपका कंडक्ट मतलब कि जो आप काम करते हो वो भी सही होना चाहिए। और कंडक्ट जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मतलब कि आप हिंसा मत करो, आप सत्य बोलो, आप चोरी मत करो। ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये चारों की बात करें तो ये 24वां जो ब्रह्मचर्य है ना, ये 24वें तीर्थंकर ने ऐड किया था। चलिए, अब आते हैं जो जैनिज्म था ना, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था। इस वजह से ये थोड़ा-सा उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना बुद्धिज्म हुआ था। मतलब अगर हम बात करें कि जो इनकी क्लेरिकल एलिमेंट थे, डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करना होता था। इनका ये मानना था कि जितने भी धरती पे जितनी भी चीज़ है, चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, मतलब कि चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ों में आत्मा होता है, कॉन्शियसनेस होता है, लाइफ होता है, उन्हें दर्द महसूस होता है। मतलब कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस वो भी हर चीज़ में इसी तरीके से ये लोग जो थे ना एग्रीकल्चर को, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर को पाप मानते थे कि एग्रीकल्चर क्या होता है और कई सारी चीजें हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, सेम बुद्धिज्म की तरह ये भी वेदा को रिजेक्ट करते हैं, वैदिक रिचुअल को रिजेक्ट करते हैं।
और क्या कहते हैं, रिनंसिएशन की बात करते हैं, एसिस्टेशन की, ये भी रीबर्थ में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। हाँ, एकदम सही बताया राजकुमार जी ने। और ये लोग जहाँ बैठते हैं ना, पूरा अच्छे से झाड़ के बैठते हैं ताकि एक छोटी सी चींटी भी ना दब के मर जाए। हाँ, अब आते हैं उसके ऊपर, जैनिज्म का स्पिरिट कैसे हुआ? तो इसमें भी मेन वीमेन दोनों इसको स्पिरिट, इसके टीचिंग को ले सकते हैं। बहुत सारे राजाओं ने इसको अपनाया था। ओके, कोमल जी अब आपके ऊपर आते हैं कि इसमें इसका डिवीजन कैसे हुआ। तो राजा की बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगा, है ना, रॉयल डायनेस्टी, आप गंगा, कदम्बा, ये चालुक्य, ये सारे राजा थे। हुआ ये था, अब हल्का सा स्टोरी समझिए यहाँ पे। अब 4th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, चंद्रगुप्त इनके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता यह है कि नॉर्थ इंडिया में फेमाइन आता है, फेमाइन नहीं, क्या कहते हैं उसे, नॉर्थ इंडिया में जो था ना, हम्म, मतलब कि ये होता है कि 4th सेंचुरी बीसी में क्या होता है, बहुत ही सीरियस फेमाइन आ जाता है गंगा वैली के पास। तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, ये सभी लोग श्रावण बेलागोला चले जाते हैं, मतलब कि कर्नाटका चले जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, माइग्रेट करोगे ना, तभी तो सरवाइव कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग जो थे वो वहीं रुक गए, तो जो लोग नीचे चले गए वो तो चले गए, और कुछ लोग जो थे स्थूल भद्र बाहु, स्थूल बाहु एक थे, भद्र बाहु एक थे, स्थूल बाहु। स्थूल बाहु क्या करते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में ही रुक जाते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, दिगंबर बन जाते हैं, और जो नीचे चले गए थे वो श्वेतांबर। इस तरीके से डिवीजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर कौन होते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैनिज्म बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुए थे, जैनिज्म में 2 काउंसिल हुआ था, और दोनों काउंसिल, पहला वाला काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, और किसने किया था, स्थूल बाहु किया था। ये 3th सेंचुरी बीसी के समय हुआ था। जैनिज्म का दूसरा काउंसिल जो हुआ था, ये वल्लभी में हुआ था, और ये 5th सेंचुरी एडी में हुआ था। और आपको बता दूं, जितनी भी जैनिज्म की टीचिंग है उसे 12 अंगा में कंपाइल किया गया था। तो जैन लिटरेचर अंगा में, और इनका लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, प्राकृत लैंग्वेज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों क्लासिकल लैंग्वेज अभी पिछले साल ही ऐड हुआ है, पाली बुद्धिज्म, प्राकृत जैनिज्म, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा इन दोनों के बारे में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर हैं, वो एक बुक का नाम है कल्प सूत्रा, कल्प सूत्र, है ना, और निरुकुटिस ये बुक है, इसे किसने लिखा, भद्रबाहु ने। तो मैंने आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पूरा बताया। ओके, तो अगर हम बात करें अब, तो हमने आपको पूरा बता दिया है, कहाँ से कहाँ तक एक बार हम देख लेते हैं। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया, मैंने आपको वैदिक एज में अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक बताया, और हमने आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म भी करा दिया। अब आते हैं हम महाजनपद के ऊपर। महाजनपद की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले शुरू होता है हर्यक डायनेस्टी, है ना। हर्यक डायनेस्टी में क्या होता है, सबसे पहले थे बिंबिसार, बिंबिसार जी थे, और बिंबिसार जी क्या करते हैं, बिंदुसार और बिंबिसार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बिंबिसार जो थे वो हर्यक डायनेस्टी के थे। तो बिंबिसार थे, इनकी 3 शादियां होती हैं, ये 3 शादी करते हैं, है ना। और ये गौतम बुद्धा और महावीरा के क्या थे, कंटेम्प्ररी थे, और इनका कैपिटल जो था वो राजगिरी था, राजगीर था, है ना। तो हमें नहीं लगता इतना पूछेगा, बस आपको हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु, बस इतना ही याद रखना है। शिशुनाग में काल अशोक थे, काल अशोक के समय आपका हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था काल अशोक के समय में। नंदा डायनेस्टी आते हैं, इसमें महापद्मा नंदा इसका फाउंडर थे। और देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे अलेक्जेंडर का शुरुआत होता है, ये इंडिया में आना शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर हम मगध डायनेस्टी की बात करें, ये सक्सेस क्यों हो रहा था, मगध इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि ये पहली बार हाथियों का यूज कर रहा था, एलिफेंट का यूज कर रहा था, तो इस वजह से ये बहुत स्ट्रांग था।
तो अपने युद्ध में क्या कर रहा था, हाथी का यूज कर रहा था और इसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी। ये जिस जगह पे था ना, वहाँ की ज्योग्राफी अच्छी थी, इस वजह से ये हर युद्ध को जीत जा रहा था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था इसके लिए प्लस पॉइंट, आयरन की खोज हुई थी। तो आयरन यहाँ बहुत था, तो ये लोग हथियार वगैरह भी बना लेते थे। तो ये था मगध की डायनेस्टी सक्सेस के बारे में। हमने देखा हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी के समय क्या होता है, पर्शियन इन्वेजन शुरू होता है, मतलब कि पर्शिया के लोग आना शुरू कर देते हैं। पर्शियन इन्वेजन शुरू हो जाता है। तो पर्शिया आप लोग जानते ही हैं, पर्शिया से लोग आना शुरू कर देते हैं और ये बिंबिसार के समय ही कंटेम्परेरी में सारा चीजें होता है। तो इसमें ज्यादा नहीं आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर वाला बस आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन शुरू होता है और जब अलेक्जेंडर इंडिया आता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले इसका युद्ध होता है अंबनी से। अंबनी आप लोग जानते हैं, ये खाइबर जो पास था ना, वहां से आना शुरू करता है इंडिया में। और ये कहाँ पे था, तक्षशिला में। तो ये तो बेचारा तुरंत हार मान लेता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर इसके बाद युद्ध होता है अलेक्जेंडर का, किससे युद्ध होता है, पोरस। पोरस पोरस के साथ युद्ध होता है और युद्ध का नाम पूछ लेता है। तो उस युद्ध का नाम बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। और कब हुआ था, 326 बीसी में। आप देख रहे हो टाइमलाइन मौर्य के समय। अब जब बैटल ऑफ हाइडेस्पस होता है और ये हार जाता है, तो इससे अलेक्जेंडर बोलता है क्या किया जाए तुम्हारे साथ। तो ये बोलता है वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। और इनको क्या करता है, अपना अलाई बना लेता है, मतलब अपने साथ। फिर क्या होता है, ये पहली बार ऐसा था कि कोई यूरोप का शासक इंडिया के साथ इसका कांटेक्ट हुआ था। ये पहला कांटेक्ट था इंडिया के साथ किसी यूरोपियन का, है ना। फिर क्या होता है, मौर्य डायनेस्टी शुरू होता है और मौर्य के समय सारी चीजें अब हम देखेंगे। एक चीज और है, ये जो अलेक्जेंडर जब आता है इसके बाद, तो ये नीचे की ओर नहीं आता है, यहीं से वापस चला जाता है। और वापस जब जा रहा था तो ईरान में एक जगह है, वहीं पे इस बेचारे की डेथ हो जाती है। ईरान में जगह है, बेबीलोन करके नाम है, वहां इसकी डेथ हो जाती है। तो ये अलेक्जेंडर की कहानी है। ओके, तो चलिए। ओके, तो हमने देखा अलेक्जेंडर के बारे में, पर्शियन इन्वेशन। अब आते हैं हम, नंदा डायनेस्टी हो गया, मौर्य डायनेस्टी के ऊपर। ओके, मौर्य डायनेस्टी में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं फाउंडर, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, इसका फाउंडर है। ओके, सही बताया आपने। फिर इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आते हैं बताइए आप लोग कमेंट में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, बिंदुसार। बिंबिसार से कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदुसार आते हैं। फिर बिंदुसार के बाद कौन आते हैं, अशोका जी आते हैं। अशोका में बहुत सारे सीरीज आपने देखा होगा। तो अशोक होते हैं। फिर क्या होता है, अशोक के समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये डिफीट किया, किसको, नंदा को हराया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक आया था एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर आया था। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ग्रीक एम्बेसडर आया था उसका क्या नाम था। मैंने आपको बताया था कल परसों वाली क्लास में, मेगास्थनीज। एकदम सही बताया आपने शुभलक्ष्मी जी ने, मेगास्थनीज। और इसने कौन सी बुक लिखी थी, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ओके, इंडिका नाम की बुक लिखी थी इसने। चंद्रगुप्त को एक टाइटल दिया गया था, एक को जो ग्रीक था, ग्रीक राइटर है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक टाइटल दिया था। उस टाइटल का नाम बताइए आप लोग। सैंड्रोकोटस, नहीं कोमल जी, सैंड्रोकोटस है ना, सैंड्रो, इसने टाइटल दिया था। तो ये आपको याद रखना है। इसने, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने क्या अपनाया था, अभी मैंने बताया था आपको, जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। ओके, अब आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार जी के ऊपर। बिंदुसार जी को क्या कहा जाता है, बिंदुसार जी को किस नाम से जाना जाता है बताइए आप लोग। अमित्र घात, अमित्र, है ना। और ये आते हैं बिंदुसार जी तो पूरा साउथ में मैसूर तक विक्ट्री को हासिल करते हैं, है ना।
और ये क्या करते हैं, जो निकेटर था, निकेटर का सक्सेसर एंटियोकस, उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं मेगास्थनीज से। जो पहली बार इनका था ना, जो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्ता के दरबार में, उसको रिप्लेस कर देते हैं। और ये एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, आजीविका फिलॉसफी, आजीविका फिलॉसफी को ये फॉलो करते हैं। अब आते हैं अशोका के ऊपर। तो अशोका के बारे में अभी आप लोगों ने बताया था, अशोका जी के समय में एक वार होता है और वहां से अशोका जी चेंज हो जाते हैं। वो कौन सा वार हुआ था? कलिंगा का युद्ध हुआ था। और कलिंगा के युद्ध जो इनके समय में रॉक एडिक्ट था, है ना, पिलर एडिक्ट था, तो किस नंबर पे लिखा था? तो रॉक एडिक्ट नंबर 13 पूछ लेता है, उस पे ये इसके बारे में लिखा हुआ है। 13 शिलालेख। ओके, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, इम्ब्रेस किया था, बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया था इन्होंने। ओके, और ये क्या करते हैं, अशोका बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये मौर्य डायनेस्टी में ज्यादा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये था आज। तो आज हम इतना ही करेंगे, मौर्य तक हमने किया है, कल हम सुंगा और गुप्ता डायनेस्टी पूरा हम खत्म करने वाले हैं। ओके, तो कैसा रहा आज का क्लास, आप सभी लोग बताइए। और कल मिलते हैं फिर 6 बजे, और इसके कल हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देंगे। ओके, तो गुड नाइट और थैंक यू फॉर टुडे।